पढ़ेंगे चैप्टर का। आज हमको जो पढ़ना है चैप्टर का नेम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एन एलिमेंट। इसमें नाम में आपको समझ में आ जाता है व्हाट इज मीन बाय जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल यानी जो डेली हम उसको उसी प्रकार से यानी अप्लाई करेंगे जिससे हमको क्या कर सके, प्रॉफिटेबली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज मीन बाय आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का आइसोलेशन करना है यानी आपको एलिमेंट को, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट को उसके मेटल के प्योर फॉर्म में उसके ओर से आइसोलेट करना है। तो उसके लिए आप एक प्रोसेस करते हो दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटलर्जी में आप क्या करते हो, मेटलर्जी में आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर मेटल को उसके ओर से सेपरेट करते हो या आइसोलेट करते हो। तो उसके लिए आप कुछ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस करते हो। तो दैट ऑल टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर अंडर द हेडिंग जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट। So today's we study the general principle and process of isolation of an element. You know that तुमको पता है कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें बहुत सारे टाइप्स के मेटल, नॉन मेटल पाए जाते हैं, साथ में सैंड और अदर अर्दी इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती है। तो उसमें जो मिनरल होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपको मेटल, नॉन मेटल उसके प्योर फॉर्म में रहते हैं, प्योर स्टेट में रहते हैं या फिर वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। बराबर मॅडम तुम्ही म्यूट केला आहे का सगळ्यांना? तुमच्याकडून तिकडून नेटमध्ये प्रॉब्लेम असेल ना, आवाज येतो आहे ना मला? हां हो हो तेच तर सर डिस्टर्ब होऊन राहिलं ना। तर देखिए हाँ, तो जनरल प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे प्रकार के मेटल, नॉन मेटल भी होते हैं। तो उनको प्रॉफिटेबली आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर मिनरल चाहिए जिसमें परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा हो, जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा उस मिनरल में उस पर्टिकुलर मेटल के मिलने के चांसेस हमको ज़्यादा करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं और दैट मेथड्स इज नोन एज मेटलर्जी। मीन्स दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द टर्म्स अंडर द हेडिंग मेटलर्जी। तो हम देखेंगे कि मेटलर्जी में सबसे पहले किस प्रकार से उसको है ना अचीव किया जाता है। तो मेटलर्जी में टोटल कैसे 3 प्रकार से एक स्टेप करते हैं। एक सबसे पहले मेटलर्जी के टाइप होता है वो है पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में आप क्या करते हो, हायर टेम्परेचर पे किसी मिनरल को है ना या ओर को डिकम्पोज करते हो या उसको ऑक्साइड में या सल्फेट में उसको कन्वर्ट करते हो। तो हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अ प्रोसेस इन विच द ओर इज रिड्यूस्ड। मीन्स ओर को आपको रिड्यूस करना है टू द हाई टेम्परेचर यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज नथिंग बट दी पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी में आप क्या करते हो, हायर टेम्परेचर से किसी ओर को रिड्यूस करके है ना उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करते हो। उसके बाद है सेकंड टाइप है हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी में आप क्या करते हो, अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। यानी उसके एक्वियस सॉल्यूशन, मेटल के एक्वियस सॉल्यूशन सॉल्ट से आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करते हो विद द हेल्प ऑफ उसके एक्वियस सॉल्यूशन। देन दैट टर्म्स इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। और थर्ड होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसमें आप क्या करते हो, किसी अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द मोल्टन, दैट इज नथिंग बट द फ्यूज्ड और इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो आप क्या करते हो, ये तीनों मेटलर्जी में इन्वॉल्व होने वाली प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। तो इनमें से कोई भी एक आप अप्लाई करके क्या करते हो, ओर से मेटल को रिड्यूस करने का प्रयास करते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में 3 प्रिंसिपल आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है और आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स में 4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं।
तो उन्होंने क्या किया है कि चारों प्रिंसिपल एनसीईआरटी ने कंबाइन करके 3 में कन्वर्ट किया है। तो आपको चारों हेडिंग लिखना है। नंबर 1 सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और नंबर 2 है रिडक्शन, दैट इज नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड और अदर डिजायर्ड कंपाउंड, मीन्स कन्वर्शन of ore into oxides or desired substance, ठीक है। और थर्ड स्टेप है आपका वाला नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट वाला रिफाइनिंग ऑफ ओर और मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो देखो मेटल्स, इसमें दिया क्या है आपको, रिडक्शन ऑफ ओर फ्रॉम इट्स क्रूड मेटल, यानी आपको क्रूड मेटल मिलेगा, उसको आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन ऑफ ओर फ्रॉम क्रूड मेटल। और उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये जनरल प्रिंसिपल में आने वाले 4 प्रिंसिपल्स है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, नंबर 2 कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड और डिजायर्ड सब्सटेंस, नंबर 3 रिडक्शन ऑफ ओर फ्रॉम क्रूड मेटल, और नंबर 4 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाता है किसी ओर में, यानी ओर में पर्टिकुलर मेटल के कॉन्सेंट्रेशन को कैसे इंक्रीज किया जाता है। आपको इसके लिए एक सुटेबल एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है, एक आप ऐसा जार लीजिए, अगर जार में आपने क्या किया, 50% आपने अगर येलो बॉल डाला है और 50% अगर आपने ब्लू बॉल डाला है, तो टोटल उस जार में जो परसेंटेज ऑफ बॉल है वो 100% है, बराबर है। अब मेरे को अगर येलो बॉल का परसेंटेज बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर येलो बॉल का परसेंटेज बढ़ाना है तो मेरे को वहाँ से उस जार से ब्लू बॉल को निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं ब्लू बॉल को निकालते जाऊँगा, येलो बॉल का परसेंटेज अपने आप उस जार में बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है किसी एक चीज़ को अगर मैं कम कर दूंगा तो दूसरी चीज़ का परसेंटेज अपने आप उसमें बढ़ जाएगा, बराबर है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ओर में मेटल के साथ, जो मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करना है उसके साथ कुछ अर्दी इम्प्योरिटीज़ भी रहती है, बराबर है। जैसे सैंड, क्ले, है ना, इस टाइप की सिलिकेट वगैरह टाइप की अर्दी इम्प्योरिटीज़ रहती है। अगर हमने उसको रिमूव कर दिया तो हमको जो मेटल का ओर है उसमें उसी प्रकार का पर्टिकुलर मेटल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बराबर है। तो इस तरह हम कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं, बराबर है। उस पर्टिकुलर मेटल के कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग रिमूविंग ऑफ सम अर्दी इम्प्योरिटीज़ सच एज सिलिका वगैरह वगैरह, नहीं क्या। तो इस तरीके से हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हम अचीव करते हैं, पर उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ओर कैसा है और नेचर ऑफ गैंग यानी उसमें जो मिले हुए अर्दी इम्प्योरिटीज वगैरह कैसे है, उसके फिजिकल नेचर पे और नेचर ऑफ फिजिकल ओर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक उस पर अप्लाई करें। तो उसमें आपको दिया है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक अलग अलग दी है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन। अब इसमें ग्रेविटी सेपरेशन में आपको पता है हाइड्रोलिक वॉशिंग आ गया, बरोबर है, या हाइड्रोलिक क्लासीफायर करके। तो इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग दिया हुआ है ग्रेविटी सेपरेशन में। नंबर 1 पे हाइड्रोलिक वॉशिंग है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड से भी क्या कर सकते हो, ग्रेविटी सेपरेशन से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को अचीव कर सकते हो। तो दूसरा है हाइड्रोलिक क्लासीफायर, बाय यूजिंग हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड, ठीक है। तो ये ग्रेविटी सेपरेशन
पे बेस्ड हुई मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो आप हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी कॉन्सेंट्रेशन ओर का बढ़ा सकते हो, या हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड से भी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट करते हो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, यानी आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा भी जो आयरन इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है ना, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में आपको मैं बता दूं क्या होता है। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जनरली सल्फाइड जो ओर होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में जैसे लीड सल्फाइड है PbS, और उसके साथ ZnS जिंक सल्फाइड है ना, उन जैसे ओर को अगर हमको क्या करना है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है किसी पर्टिकुलर इसमें, तो हमको क्या करना पड़ता है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को यूज़ करना पड़ता है। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, जैसे ओर है उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं और उसको फिर पाइन ऑयल जैसी इसमें नहीं क्या करते हैं, और वाटर के इसमें मिक्सचर में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और उसमें के बाद उसमें क्या करते हैं, मिक्स करके फिर क्या होता है, जो ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज़ होती है, बराबर है, जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल के साथ मिक्स होके क्या बनाते हैं, एक झाग बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ, और वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे, और जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे प्रिसिपिटेट हो जाती है, बराबर है। तो इस प्रकार से जो फोर्थ आता है उसको फिर ड्राई करके उसमें से हम क्या करते हैं, मेटल के पार्टिकल्स को सुखा के सेपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमको क्रूड मेटल मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट दी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। जनरली ये मेथड कहाँ पे यूज़ होती है, सल्फाइड के ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, बराबर है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी पर्टिकुलर ओर में दो टाइप के सल्फाइड एक साथ मिलते हैं, जैसे कि लीड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, बराबर है। तो इस तरीके से फिर हमको किसी एक का ही क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। तो वैसे ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, अलग अलग डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको अगर क्या करना है कि जिंक सल्फाइड और लीड सल्फाइड में से किसी लीड सल्फाइड को सेपरेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सोडियम साइनाइड, ध्यान में रखना, सोडियम साइनाइड ये डिप्रेसेंट के तौर पर लेना पड़ेगा। सोडियम साइनाइड क्या कर देता है कि जिंक सल्फाइड को फोर्थ में आने से रोकता है, यानी जिंक सल्फाइड फोर्थ में यानी झाग में नहीं आता, सिर्फ लीड सल्फाइड झाग में जाता है। जिस तरीके से हम लीड सल्फाइड को उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिप्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, अगर दो सल्फाइड एक साथ मिले हुए हैं किसी और में, तो उनमें से किसी एक को मिला सकते हैं। तो इस तरीके से डिप्रेशन का रोल आपको पता करना है। साथ में जब आप जिंक सल्फाइड ZnS प्लस लीड सल्फाइड PbS, इन दोनों में से आपको अगर लीड सल्फाइड को अचीव करना है तो आप क्या करोगे, NaCN सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करोगे, यानी सोडियम साइनाइड को डिप्रेसेंट के तौर पर यूज़ करोगे। किसके तौर पर, डिप्रेसेंट। तो ये जो डिप्रेसेंट है ये क्या करेगा, जिंक सल्फाइड को है ना फोर्थ में आने से रोकेगा, यानी ये इसको फोर्थ में नहीं आने देगा, और फोर्थ में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, लीड सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार आप लीड सल्फाइड को अचीव कर सकते हो उसके मिक्सचर से, बराबर है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में फोर्थ फ्लोटेशन मेथड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होने के बाद नेक्स्ट है रिडक्शन, बराबर है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक टर्म्स पढ़ लेंगे, लीचिंग। व्हाट इज मीन बाय लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है, तो लीचिंग के पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लीचिंग को डिफाइन करते हैं, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड बाय डिजॉल्विंग आउट अ सुटेबल सॉल्वेंट, बराबर है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, यानी बॉक्साइड ओर में से हमको एल्यूमिना को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेन ओर होता है एल्यूमिनियम का वो बॉक्साइट होता है, और इम्प्योरिटी उसमें होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड जैसी उसमें इम्प्योरिटीज होती है। द ओर इज कॉन्सनट्रेटेड बाय कन्वर्टिंग एल्यूमिना इनटू सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। तो आप क्या करते हो, ओर को कॉन्सनट्रेट करते हो एल्यूमिना से सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में, बराबर है। बाय ट्रीटिंग द ओर आइदर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेयर्स प्रोसेस। और अगर हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ नहीं करते हैं और सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हॉल्स प्रोसेस। आपको पता है बेयर प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में फ़र्क क्या है? अगर आप NaOH यूज़ करते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाएंगी, बेयर प्रोसेस, और अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाएंगी, हॉल्स प्रोसेस। तो ये क्या है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि बेयर्स प्रोसेस कब रहेगा, बेयर्स प्रोसेस कब रहेगा, जब आपको क्या करना है, बॉक्साइट को, मीन्स बॉक्साइट को, दैट इज नथिंग बट दी एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ NaOH। तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला रहे हो आप बॉक्साइट को किसके साथ रिएक्ट करके, NaOH के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेयर्स प्रोसेस। और अगर हम क्या करते हैं, बॉक्साइट से लीच करते हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, Na2CO3 के द्वारा, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब दोनों केस में सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है, पर हम क्या किए, दोनों इसमें रिएजेंट अलग अलग डाले, एक इसमें NaOH है, एक इसमें सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको बेयर्स प्रोसेस बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि हॉल प्रोसेस में आप सोडियम क्या करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हो, और बेयर प्रोसेस में आप क्या करते हो, NaOH यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपका लीचिंग हो जाता है, व्हाट इज मीन बाय लीचिंग। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय गैंग। गैंग किसको बोलेंगे बेटा, व्हाट इज मीन बाय गैंग, गैंग इज नथिंग बट दी अर्दी इम्प्योरिटीज़, बराबर है। जैसे सिलिका है या फिर आयरन के इसमें जो सिलिका होता है, अर्दी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको हम रिमूव करते हैं एज अ गैंग पार्टिकल के तौर पर, बराबर है। तो गैंग इज नथिंग बट दी अनवांटेड इम्प्योरिटी, है ना, विच वी हैव नॉट टू बी, है ना, डिजायर्ड, और हमको जो आवश्यक नहीं है, ऐसी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैंग बोलते हैं। तो ये गैंग हो गया, लीचिंग, उसके बाद गैंग। देन उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो हमको देखना है कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, रिएक्शन कैसे होती है क्रूड मेटल की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्रूड मेटल, अभी हमको देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्रूड मेटल, दैट इज नथिंग बट दी कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हमको ये रिएक्शन को करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्रूड मेटल। तो इसमें सबसे पहले आएगा रोस्टिंग। क्या आएगा, रोस्टिंग यानी आपको पता है इन एक्सेस ऑफ एयर, जब आप क्या करते हो, मेटल ओर को क्या करते हो, हीट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, बराबर है, इन एक्सेस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग किस में होता है, इन एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर में होता है रोस्टिंग। दूसरा जो आता है इसमें आता है वो कैल्सिनेशन। तो इसमें क्या आता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी यहाँ पे आपको एयर का सप्लाई कम करना है, या फिर विदाउट अब्सेंस ऑफ एयर आप क्या करते हो, कैल्सिनेशन, यानी बहुत ही कम एयर के प्रेजेंस में जब आप रोस्ट करते हो, दैट इज नथिंग बट दी कैल्सिनेशन। और व्हाट इज मीन बाय रोस्टिंग, जब आप क्या करते हो, इन एक्सेस ऑफ एयर में किसी मेटल ओर को क्या करते हो, हीट करते हो, तो आपको रोस्टिंग प्रोसेस मिलती है, बराबर है। और व्हाट इज मीन बाय कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या करते हो आप, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में किसी मेटल ओर को क्या करते हो, हीट करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, कैल्सिनेशन, बराबर है। उसके बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होने के बाद जनरली हम जो कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं वो कार्बोनेट और हाइड्राइड ऑक्साइड के लिए होता है। जो कैल्सिनेशन यूज़ करते हो वो किसके लिए होता है, हाइड्राइड्स एंड कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्राइड
ओर के लिए होता है। तो जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेट्स और हाइड्राइड ओर के लिए होता है, और जो रोस्टिंग करते हो आप वो जनरली आप क्या करते हो, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करते हो, बराबर है। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो जब सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है ना, तो उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आप रोस्टिंग करते हो। और कैल्सिनेशन में क्या करते हो आप, जो कार्बोनेट्स हो रहे, हाइड्राइड हो रहे है ना, उनको मिलाने के लिए आप कैल्सिनेशन करते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू द मेटल। तो अब सबसे पहले ऑक्साइड्स का रिडक्शन करके आप मेटल कैसे मिलाओगे वो हम देखेंगे। ऑक्साइड्स का रिडक्शन करके मेटल मिलाना है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल। ऑक्साइड का आपको रिड्यूस करना है उसके मेटल में। तो आपको पता है बेटा, ऑक्साइड का रिडक्शन करना है तो आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, कार्बन चारकोल पाउडर वगैरह ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम में आते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को रिड्यूस करना है तो हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है ना। तो इस प्रकार से कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हम पर्टिकुलर ऑक्साइड मेटल को उसके रिड्यूस करके उसको मेटल फॉर्म में क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्रूड मेटल को मिलाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू द मेटल। इसमें भी आपको 3 प्रोसेस दिया है, एक है पायरोमेटलर्जी, दूसरा दिया है हाइड्रोमेटलर्जी और तीसरा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो हमने ये तीनों मेटलर्जी के टाइप्स को पहले ही समझ लिया है। तो सबसे पहले हम उसमें इन्वॉल्व हुई टर्म्स व्हाट इज मीन बाय स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग को देखते हैं। यानी स्मेल्टिंग में भी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स होता है। तो स्मेल्टिंग क्या होता है, देखो स्मेल्टिंग, व्हाट इज मीन बाय स्मेल्टिंग, इसकी डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से दी है। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द इम्प्योर मोल्टन मेटल। यानी आपको क्या करना है, इम्प्योर मोल्टन मेटल से आपको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स ओर एट अ हाई टेम्परेचर यूजिंग सुटेबल फ्लक्स एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी फ्लक्स और रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करते हुए आपको किसी मोल्टन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके प्योर फॉर्म में, है ना, या क्रूड फॉर्म में। तो आप उसको क्या बोलोगे, स्मेल्टिंग। तो दैट इज नथिंग बट द रोस्टेड ओर इज मिक्सड विथ अ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कार्बन और चारकोल एज अ फ्लक्स एंड अ फ्लक्स। द मिक्सचर इज हीटेड इन द ब्लास्ट फर्नास such as blast furnace to a high temperature above the melting point of the metal. That process is known as smelting। ऐसे दिया हुआ है। जैसे आपको आयरन ऑक्साइड है तो आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्या करोगे आप, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्शन हो जाएंगी तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स Fe, 2 टाइम्स Fe मिलेगा, और क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस 3 टाइम्स CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में आप क्या करते हो, जनरली जो मेटल ऑक्साइड का ओर होता है उसको मोल्ड करके हाई टेम्परेचर से, है ना, उसमें सुटेबल फ्लक्स और सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मिला के, है ना, क्रूड मेटल को मिलाने का प्रयास करते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फ्लक्स। फिर ये फ्लक्स होता क्या है, बराबर है। रिड्यूसिंग एजेंट तो हमको पता है जो रिडक्शन करते हैं, पर व्हाट इज मीन बाय फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या है, एक बार वो भी हमको देखना पड़ेगा। फ्लक्स होता क्या है, तो फ्लक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जब आप फ्लक्स को कॉन्सेंट्रेटेड ओर में ऐड करते हो ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग इन ऑर्डर टू रिमूव द ग्वैंग टू फ्रॉम इजीली फ्यूजेबल ऑक्साइड्स और स्लैग। तो क्या करते हैं, आपको जो ओर होता है ना, ओर में से क्या करना है, आपको गैंग निकालना है। गैंग जो अर्धी इम्प्योरिटीज है उसको निकालने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके लिए यूज होता है,
ओर में से गैंग को रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है, केमिकल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स। बराबर है। तो फ्लक्स यूज करके आप क्या करते हो, ओर में से गैंग को सेपरेट कर देते हो। ठीक है। और गैंग तो आपको पता है अर्धी इम्प्योरिटीज होती है, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज गैंग। ठीक है। तो बेसिक टर्म्स तो आपको समझ गया। व्हाट इज मीन बाय स्लैग। स्लैग क्या होता है? अब देखिए स्लैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफाइन क्या है, अ स्लैग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड गैंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो स्लैग इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स प्लस गैंग। ठीक है। तो स्लैग इज नथिंग बट द फ्लक्स प्लस गैंग, दैट इज नथिंग बट द स्लैग। अब देखिए बेटा, फ्लक्स जो है वो गैंग के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको फ्लक्स कौन सा यूज़ करना है। अगर मान लीजिए गैंग एसिडिक नेचर की है तो आपको फ्लक्स क्या चाहिए, बेसिक नेचर का। अगर गैंग आपकी बेसिक नेचर की है तो आपको फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, एसिडिक नेचर का लेना पड़ेगा, जिससे दोनों फ्यूज होके आपको क्या मिले, स्लैग मिले। तो वो नेचर डिपेंड करता है फ्लैक्स का किसके ऊपर, गैंग के ऊपर। गैंग किस प्रकार का है उसके ऊपर। तो नेचर ऑफ फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैंग। अगर गैंग आपका एसिडिक नेचर का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स बेसिक नेचर का सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया एज अ फ्लक्स के तौर पर, तो ये क्या है बेटा, बेसिक फ्लक्स है। ये क्या है, बेसिक फ्लक्स है। क्यों लिया आपने ये बेसिक फ्लक्स, क्योंकि आपका जो गैंग है वो एसिडिक है, जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, एसिडिक गैंग है। अगर ये एसिडिक गैंग है तो आपको बेसिक फ्लक्स यूज करना पड़ेगा, बराबर है। और अगर एक आधा बेसिक गैंग रहेगा तो आपको एसिडिक फ्लक्स यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बेसिक गैंग आपका FeO है। FeO क्या है, बेसिक गैंग है, तो आपको एसिडिक फ्लक्स कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये एसिडिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फ्लक्स, स्लैग का मतलब होता है फ्लक्स प्लस गैंग। तो फ्लक्स का जो नेचर है वो गैंग के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज नथिंग बट द इलिंगम डायग्राम। तो अभी हम देखेंगे इलिंगम डायग्राम। तो इलिंगम डायग्राम में सबसे पहले आपको पता है इलिंगम डायग्राम का यूज कहाँ पे होता है और व्हाट इज मीन बाय इलिंगम डायग्राम। तो एक आपको मैं बता दूं, जो इलिंगम डायग्राम होता है वो एक्चुअली अब ग्राफिकल प्लॉट होता है विच आर प्लॉटेड डेल्टा G नॉट मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन में होने वाला ग्राफ होता है। तो दैट इज नथिंग बट द इलिंगम डायग्राम। तो इलिंगम डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, है ना, इन विद द हेल्प ऑफ डेल्टा G मीन्स स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी चेंज वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द इलिंगम डायग्राम। अब इलिंगम डायग्राम में आपको क्या किया है, अलग अलग ये दिया हुआ है, तो मैं 2-3 ही इसमें ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो डेल्टा G की वैल्यू है वो बढ़ रही है ना, माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे शुरुआत में कुछ -1200 दिया हुआ है, बाद में 1000, ऐसे कर करके आप जा रहे हो यहाँ पे, तो -400 बराबर है, और फिर प्लस 0.00, और अगर आप ज़्यादा ऊपर जा रहे हो तो प्लस 200। तो ये क्या है, डेल्टा G नॉट की वैल्यू है जो किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हो जो टेम्परेचर है केल्विन में, वो 0 से लेके 500 केल्विन, 1000 केल्विन, है ना, 1500 केल्विन, 2000 केल्विन, ऐसे इसमें दिया हुआ है। तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, इधर। और
यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव्स एनर्जी, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करें, 3 ही को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एट -400 सेल्सियस के लिए, इसके लिए देखेंगे डेल्टा जी के लिए -400 के लिए, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। दैट इज नथिंग बट दी कार्बन व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद एक -200 से, यानी यहाँ से -200 से एक ऐसा ग्राफिकल आपको जाते हुए दिखा दे रहा है। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 टाइम्स कार्बन प्लस O2